या मुस्लिम लीग का बाकायदा पर्चा नहीं था। जो लड़की लड़कों की मदद से ऊपर चढ़ी थी, इसने अपना सब्ज दुपट्टा सर से उतारकर रस्सी से उस पोल के साथ बांध दिया था जहाँ यूनियन जैक बरतानिया का झंडा चढ़ाया जाता था। मैं इस जुलूस और मुजाहरे में शामिल थी। इस लड़की को गिरफ्तार नहीं किया जा सका था क्योंकि लड़के उसे किसी दूसरे रास्ते से अपनी हिफाजत में बाहर ले गए थे। पीछे हम पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया जिस पे लड़कियां जख्मी हो गई थी। उन दिनों हर मुसलमान लड़की गहरे सब्ज रंग का दुपट्टा सर पर रखती। अगर पाकिस्तान के थानों में उस दौर के रिकॉर्ड तलब नहीं कर दिए गए तो उनमें आपको बहुत से लड़के और लड़कियों के नाम मुश्तबा और खतरनाक ज़मुर्रे में लिखे हुए नजर आएंगे। जहाद आज़ादी की ये दास्तान बहुत ही तवील है। मैं आपको इसका एक और पहलू दिखाना चाहती हूँ जो इख्तिसार से बयान करते हुए यूं है कि पंजाब में अंग्रेजों की हामी और परवर वो सियासी जमात यूनियनिस्ट पार्टी थी जिसमें मुसलमानों की अक्सरियत थी। ये वो मुसलमान थे जिन्हें अंग्रेज की हुकूमत ने वफादारी के सिले में मुरब्बे और जागीरें अता की थी। इनमें बाज़ जागीरें 1857 में अपनी कौम से गद्दारी और मुजाहिदीन के खिलाफ मुखबरी के सिलसिले में दी गई थी। जेहलम, रावलपिंडी और बहुत जैसे जिलों में ऐसे फौजियों को बेशतर लोगों के फौजी पेंशन लेते थे और इनमें बहुत से ऐसे थे जिन्हें नहरी इलाकों में मुरब्बे दिए गए थे। ये लोग अंग्रेज के खिलाफ आवाज निकालने की जुर्रत नहीं रखते थे। इनमें कुछ ऐसे थे, इन्होंने मुतालबा पाकिस्तान की मुखालफत शुरू कर दी और मुस्लिम लीग के कारकुनों को इस किस्म की धमकियां दी कि वो इन इलाकों पर प्रोपेगेंडे के लिए गए तो इन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। अपनी जागीरों के मज़ारों को और अपने अमलदारों को, रहने वाले किसानों को भी इन्होंने धमकियों से मरूब कर दिया। हमने हाथ में कुरान रखकर पाकिस्तान की आज़ाद सरजमीन के नाम पर वोट मांगे थे। कुरान और ला इलाहा इल्लल्लाह के तकद्दुस ने यूनियनिस्ट पार्टी की धमकियों और रूख को सर्द कर दिया और पूरी कौम एक महाज पर बरसरे बेकार हो गई। इसके बावजूद जागीरदारों की खासी तादाद मुसलमान होते हुए भी कौम के खिलाफ रही। उन जागीरदारों में मज़ारों और किसानों ने शहरियों की निस्बत ज्यादा कुर्बानियां दी। वो जमीनों से महरूम हुए, अपने हाथों बेची हुई फसलों से महरूम हुए, उनके पानी बंद करके उनकी खेतियां वीरान कर दी गई। उनके घरों में गुंडों के हमले और डकैती की वारदातें भी हुई, मगर उन्होंने कौम का साथ ना छोड़ा। मैं उन दिनों कॉलेज के दूसरे साल में थी। मेरे घराने का ताल्लुक उस बरादरी से था जिसमें जिम्मेदारी और जागीरदारी थी। इनमें से 3-4 घराने हमारे गहरे रिश्तेदार थे। ये लोग शहरों में रहते थे और उन देहातों में भी जहाँ उनके मुरब्बे और जागीरें थी, उनके हाथ तालीम वाजबी सी थी। वो लोग सोशल हैसियत का म्यार कुछ और समझते थे। उनके यहाँ अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर का जाना बहुत बड़ी सोशल हैसियत का सबूत समझा जाता था। हमारी भी थोड़ी सी अराजी थी जो अब्बा जान ने बटाई पर दे रखी थी और हम खुद शहर में रहते थे। जहां आज भी हमारे 3 मकान हैं वो किराए पर दे रखे हैं और एक में मेरे 2 भाई अपने अहलो अयाल के साथ रहते हैं। अब्बा जान ने तालीम हासिल की और मुलाजिम हो गए थे। इनके ख्यालात बरादरी से अलग थलग थे, मगर बरादरी की जंजीरों से आज़ाद होना उनके लिए मुमकिन न था। हमें बरादरी की नेकी, बदी और दुख सुख में शरीक होना पड़ता था। बरादरी हमारे ऊंच नीच में हमारे साथ देती थी, लेकिन ये कोई खूबी नहीं थी क्योंकि बेशतर रस्मोमात फरसूदा, बेमायनी और तकलीफ दे थी। मुझे याद है कि जब हमारे दादा फौत हुए, उनकी तदवीन के बाद हमारे यहाँ 7 बकरे ज़िबा हुए। जर्दा पक्का और दावत की फजा वलीमे जैसी थी। अब्बा जान की रोशन ख्याली इन्हें पाबंदियों से आज़ाद नहीं कर सकती थी। वालिदैन अपने बच्चियों के लिए परेशान तो रहते थे, लेकिन वो इन्हें रोकते नहीं थे बल्कि हौसला अफजाई और फख्र करते थे। मेरी अम्मी के ख्यालात कुछ और थे। अब्बा जान मुझे इस महाज पे शामिल होने की खुली इजाजत दे दी थी। मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ जिसकी जात बारी ने जहाँ मुझे शक्ल सूरत की दिलकशी और जिस्मानी फुर्ती अता की, वहाँ अक्ल सलीम से भी नवाजा है। मैंने अपनी सरगर्मियाँ जुलूसों में सिर्फ शिरकत तक महदूद न रखी बल्कि क़यादत भी संभाल ली। मोहल्ले में जाकर लड़कियों को जमा करना,
जुलूसों से पहले उनके दुपट्टे भिगोने का इंतजाम करना ताकि आंसू गैस जिल्द और आंखों पर असर ना करे। जुलूस के दौरान पुलिस के तशद्दुद में लड़कियों को मुनज़्ज़म रखना और मुस्लिम लीग के मरकजी दफ्तर से प्रोग्राम और अहकाम लेना और ऐसे कई एक काम जो मुझे और चंद दूसरी लड़कियों और लड़कों के साथ मिलकर करने पड़ते थे। अक्सर औकात रात देर तक काम करना पड़ता था। लड़के हमें घरों तक छोड़ जाते थे। वो लड़के आजकल के लड़कों की तरह नहीं हैं, लेकिन उनमें आज के लड़कों और लड़कियों वाली बेहुदा आदतें नहीं थी। अकेले अकेले लड़के रात के वक्त अकेली अकेली लड़की को तारीक रास्तों से घरों तक ले जाते थे। कभी किसी लड़की ने कोई शिकायत नहीं की थी और किसी लड़की के घर वालों को कभी शक भी नहीं किया हुआ। ये अलग बात है कि किसी लड़की और लड़के में चाहत या मोहब्बत पैदा हो जाए, लेकिन कभी कोई फिल्मी ड्रामा नहीं खेला गया। मुझे एक लड़का अच्छा लगता था। इसका नाम हमीद था। बहुत काम करता था। इसके मुतालिक पता चला कभी कभी रात को लीग के दफ्तर में रहता और काम में लगा रहता है। तबीयत का सादा और माली लिहाज से गरीब था। उसने ये ड्यूटी मुस्तकिल तौर पर अपने जिम्मे ले ली कि मुझे देर हो जाती मेरे घर तक मेरे साथ जाता था। मैं इसे कहती थी कि तांगे पे चलते हैं, तो पैदल चलने को कहता था। एक रोज मैंने इसरार किया तो उसने कहा मेरे पास तांगे के लिए पैसे नहीं होते और मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि जिस लड़की की हिफाजत के लिए मैं जाऊं उसकी जेब से पैसे खर्च कराऊं। अगर आप पैदल नहीं चल सकती तो मैं किसी और लड़के को भेज दिया करूंगा। इसका अंदाज ऐसा ठहरा ठहरा मुतमिन और दो टोक था कि मैंने पैदल चलना और इसको साथ रखना पसंद किया। कभी कभी मुझे इससे शर्म सी भी आ जाती थी कि मुझे अमीर माँ बाप की बेटी समझता था। इसका लिबास पजामा और मामूली से कपड़े, कमीज, पाँव में सस्ते से चप्पल होते थे। इसने एफए पास किया था। अब बीए की प्राइवेट तैयारी कर रहा था, लेकिन जंगी आज़ादी में ऐसा मगन हुआ कि तालीम रोककर कॉलेजों के मुसलमान तलबा ने कॉलेजों में जाना छोड़ दिया था। अब्बा जान से तारुफ करवाया इसका। इसे बैठने को कहा अब्बा जान ने, वो नहीं बैठा। इसे खाने के लिए रुकने को कहा, वो नहीं रुका। मुझे मालूम था उस रोज हमने दोपहर का खाना भी नहीं खाया था। एक जलूस में मसरूफ रहे थे। उस रोज बड़ी शदीद लाठीचार्ज थी। हमीद कहीं गिर पड़ा था। इसके पजामे पर मिट्टी भी पड़ी हुई थी। इसका चेहरा बता रहा था कि ये नौजवान नहीं बल्कि थका हुआ था और इतना ही भूखा था, इतना कि पैदल घर तक नहीं पहुंच सकेगा। इसके बावजूद वो मेरे घर नहीं रुका। दूसरे दिन उसे लीग के दफ्तर में मुझे देखा तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उसे एक तरफ ले जाकर कहा, हमीद तुम्हारे असूल इतने मजबूत और पत्थर के बने हुए हैं कि टूट नहीं सकते। तुम मेरे अब्बा जान के कहने पर भी खाने के लिए नहीं रुके। तुम जानते हो कि मैं इत्मीनान से खाना नहीं खा सकी। मुझे मालूम था कि तुमने खाना नहीं खाया। उसकी मुस्कुराहट मुझे आज तक याद है। वो एक उदास मुस्कुराहट थी। उसने कहा, आप ठीक कहती हैं, मेरे असूल पत्थर के बने हुए हैं। मैं खुद भी पत्थर बन जाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मुझ पर ये करम करें कि मुझे मेरी ज़ात और मेरी हैसियत से बाहर ना घसीटें। मैंने आपके साथ जाने से पहले खाना खा लिया था। मैं घर से प्याज का एक गंडा ले आता हूँ। दोपहर और शाम के दरमियान किसी नान बाई से एक आने की 2 रोटियां लेता हूँ और प्याज से खा लेता हूँ। ये मेरा दोनों वक्त का खाना होता है। वो हंस पड़ा और कहने लगा, जिस रोज पाकिस्तान वजूद में आ जाएगा मैं आपसे कहूँगा कि आज मैं आपके घर खाना खाऊंगा, मुझे मुर्गी खिलाएं। उसने अजीब लहजे में कहा, मैंने मुर्गी कभी नहीं खाई, कभी अंडा भी नहीं खाया। वो तो हंस पड़ा मगर मेरे आंसू निकल आए। मैंने उसे और कुछ नहीं कहा। मैं जान गई कि लड़का सख्त जान है और रसूलों का भी सख्त है। पाकिस्तान के नाम पर फिदा हो जाता था। घोड़ों की तरह भाग दौड़ करता और थकता नहीं था, और जो खाता था वो आपको बता चुकी हूँ। एक रोज मैंने स्टूडेंट फेडरेशन के एक ओहदेदार से कहा कि हमीद को खाना तो खिला दिया करें। उसने कहा, हमीद का शुमार तहरीक के चंद एक गैर मामूली तौर पर मुखलिस, ज़हीन और हर तरह की कुर्बानी देने वालों में होता है, जिसके खाने का इंतजाम कभी दफ्तर की तरफ से होता है और कभी अमीर बंदों की तरफ से।
اس دوران میرے نلام کی بولیاں شروع ہو گئیں۔ میری برادری کی عورتیں آنے لگی۔ ایک روز 3 عورتیں آئیں، وہ مجھے گھور گھور کر دیکھتی تھی۔ میں نے ان کی نظریں سمجھ لی۔ ابا جان ابھی میری شادی کے متعلق یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ جلدی کر دی جائے گی۔ ماں کو بیٹیوں کا غم ضرورت سے زیادہ ہی لگا ہوتا ہے۔ یہی حال میری ماں کا تھا۔ عورتیں مجھے دیکھنے آئی تو وہ پھولی نہیں سماتی۔ میں نے ان میں سے کسی کو نہیں جانتی تھی۔ امی نے مجھے ان کے مربوں کی پیمائش، نوکروں چاکروں کی تعداد، مکان کی وسعت اور خوبصورتی، ارد گرد کے دیہات پر ان کی حکمرانی اور انگریز افسروں میں مقبولیت کی تفصیلات جھوم جھوم کر سنائی۔ اس دور میں لڑکیاں بھائیوں باپوں کے ساتھ اپنی شادی کے متعلق بات کرنے کی جرت نہیں کرتی تھی۔ میں بھائیوں کی حمایت شرم کے مارے حاصل نہ کر سکی۔ آج کے دور میں یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ اتنی کھلی پھرنے والی لڑکی میں شرم بھی تھی؟ جی ہاں، ہمارے دور کا کھلا پھرنا آج کے دور کی آزادی سے بہت مختلف تھا۔ ہمارے سامنے بہت ہی بلند اور قرآن جتنا مقدس مقصد تھا جو قوم کے لیے زندگی اور موت کا سوال بن گیا تھا۔ مجھے ان لوگوں پر غصہ آیا کہ قوم انگریز جیسے جابر اور ظالم بادشاہ اور ہندو جیسے عیار دشمنوں کے خلاف زندگی اور موت کا معرکہ لڑ رہی ہے، اور ان لوگوں کی شادی کی سوجی ہوئی ہے۔ ان عورتوں نے میرا انٹرویو بھی لیا۔ وہ 3 دن ہمارے گھر رہی۔ 2 دن تو امی نے مجھے باہر نہ نکلنے دیا۔ تیسرے دن میں نے امی سے کہا الیکشن ختم ہونے سے پہلے میں شادی نہیں کروں گی۔ مسلمانوں کے لیے 1946 کے انتخابات بہت اہم تھے۔ ہمارے امیدوار پاکستان کے ایشور پر کھڑے ہوئے تھے۔ اگر ہم الیکشن ہار جاتے تو پاکستان کی پیدائش غیر یقینی ہو جاتی۔ امی نے مجھے خاندان کی عزت کے نام پر شادی کے لیے قائل کرنا شروع کر دیا۔ میں نے امی کو دھوکہ دیا کہ مجھے باہر جانے دیں، میں راضی ہو جاؤں گی۔ میں نے برقع اوپر ڈالا اور عورتوں کو یہ بتا کر باہر نکل گئی کہ کالج جا رہی ہوں۔ میں بہت پریشان تھی، شادی کے لیے تیار نہ تھی۔ اس دور کا نعرہ لے کے رہیں گے پاکستان میرے اعصاب پر سوار ہو گیا۔ اس وقت تک میری حمید کے ساتھ اتنی بے تکلفی ہو چکی تھی کہ اس کے ساتھ میں دل کی بات کر سکتی تھی۔ دفتر سے فارغ ہو کر اسے باہر لے گئی اور ایک جگہ بیٹھے میں نے اسے بتایا کہ کوئی موضوع نہ ہو گیا تو 1 دن میں میرا رشتہ طے ہو جائے گا، میری جلدی ہی شادی ہو جائے گی۔ اس نے چونک کر میری منہ کی طرف دیکھا، کچھ دیر دیکھتا رہا۔ میں نے اس کے چہرے پر اور کرب کے نمایاں تاثر دیکھا۔ اس نے سرگوشی میں کہا مبارک ہو۔ اس نے آہ بھری اور بولا آپ کے بھائی خوش نصیب ہیں۔ اس کے اس رد عمل نے مجھے چونکا دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ میری شادی کی خبر سن کر اسے افسوس ہوا تھا۔ اس میں اتنی جرت نہیں تھی کہ مجھے کہتا کہ تم نے میرے خواب بکھیر دیے۔ اس میں ایسی جرت آ ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اپنی غریبی کا اعتراف تھا اور مجھے امیر باپ کی بیٹی سمجھتا تھا۔ وہ بڑے پختہ سلوک کا پابند تھا، مگر محبت کا اظہار نہ کر سکنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دل میں محبت کا وجود ہی نہیں۔ آپ کسی کے ہونٹ سی سکتے ہیں، اس کے احساسات پر پہرا نہیں بٹھا سکتے۔ حمید نے اپنے ہونٹ سی لیے تھے، لیکن اس کے احساسات باغی ہو کر اس کے چہرے پر آ گئے تھے۔ میں نے آپ سے کہا میرا بس چلے تو ان جاگیرداروں کو ٹکا سا جواب دے کر اس غریب سے نوجوان کے ساتھ شادی کر لوں۔ اس کے پاس روپیہ پیسہ اور زمین نہیں تھی، وہ جذبات اور ایمان کی دولت سے مالا مال تھا۔ میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا نہیں کہ وہ اصول پاکستان کی جد و جہد میں کیسے دیوانگی اور جنون کی کیفیت میں کام کرتا تھا۔ وہ دلیر اتنا تھا کہ ایک لاٹھی چارج کے دوران اس نے ایک کانسٹیبل سے لاٹھی چھین کر اس کے سر پر دے ماری تھی۔ لڑکوں نے اسے ادھر ادھر بھگا دیا، ورنہ وہ جیل خانے میں ہوتا، اور یہی دلیری اس نے دوسری بار بھی کی اور پکڑا گیا تھا۔ اس پر خاموشی طاری تھی۔ میں نے کہا میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے میرے چہرے کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھا۔ اب تو اس کے چہرے پر درد اور دکھ کا تاثر اور زیادہ گہرا نمایاں ہو گیا۔ میرے ہونٹوں پر یہ الفاظ آ گئے، تمہیں افسوس ہو رہا ہے حمید؟ تم میرے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو؟ لیکن میں نے ایسی بات نہیں کی۔ ہم ایک دوسرے سے چوری چھپے ملنے کے لیے گھروں میں سے نہیں آئے تھے، ہم پکنک منانے نہیں آئے تھے، نہ ہم تفریح کے موڈ میں تھے۔ اور پھر مجھ پہ ایسی
کھلی بات کہنے کی ہمت بھی نہیں تھی، شرم و حجاب مانیا تھا، لیکن میرے اندر جو احساس پیدا ہوا اسے میں آپ سے چھپا نہ سکی۔ میں نے موضوع بدل دیا، لیکن حمید جو ہر موضوع پہ نہایت مدلل اور دانشمند ہے۔ میں مسلمان کی حیثیت سے اپنا فرض ادا کر رہا ہوں۔ میں اس فرض کی ادائیگی میں جان کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ مجھے سب کہتے ہیں کہ میں سرفروش ورکر ہوں، مگر کبھی کبھی مجھے یہ احساس شرمسار کر دیتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اپنی ذات کے لیے کر رہا ہوں اور اپنی ان 2 بہنوں کے لیے کر رہا ہوں جو گھر میں بیٹھی کنواری بوڑھی ہو جائیں گی، کیونکہ میں ان کے لیے جہیز نہیں بنا سکوں گا۔ میں ایک بڑی کا بیٹا ہوں۔ میرا باپ اتنا کاریگر نہیں ہے کہ اعلیٰ قسم کا فرنیچر بنا کر بہت سے پیسے کما سکے۔ کھڑکیاں دروازے بنا لیتا ہے یا چھوٹا موٹا ٹوکا ٹکائی کا کام کر لیتا ہے۔ میں اس کا اکیلا بیٹا ہوں۔ ایک بہن مجھ سے 2 سال بڑی ہے اور دوسری 2 سال چھوٹی۔ بڑی
شادی کی عمر میں داخل ہو کر آگے نکلی جا رہی ہے، چھوٹی تیزی سے جوان ہو رہی ہے۔ باپ نے مجھے اپنے کام سکھانا چاہا، لیکن میں نے پڑھنے کا خب سوار کر لیا۔ اسکولوں میں داخل ہوا، چونکہ دلچسپی تھی اس لیے اتنی ذہانت ظاہر کی کہ ماسٹروں نے فیس آدھی معاف کر دی۔ 8ویں 9ویں جماعت میں مجھے یہ احساس پیدا ہو گیا کہ مجھے باپ کے کندھے سے لڑکیوں کا بوجھ ہٹا کر اپنے کندھے پر لینا ہے۔ میں اسی عمر میں سنجیدہ ہو گیا تھا۔ میں تو کھیلا کودا بھی نہیں۔ 10 جماعتیں پاس کر لیں، وظیفے کی امید تھی، صرف 12 نمبروں کے فرق سے وظیفے سے محروم رہا۔ باپ نے کہا کہیں نوکری کر لو۔ میں نے کہا 2-4 جماعتیں اور پڑھ لوں تو آپ مجھے زیادہ قیمت پر بیچ سکیں گے۔ باپ لڑکیوں کے غم میں گھل رہا تھا۔ اسے میرا ارادہ اچھا لگا۔ میں نے FA بھی کر لیا، لیکن نیم فاقہ کشی کی حالت میں۔ اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے تحریک پاکستان میں عملی حصہ لینے کا اعلان کیا تو میں اس محاذ پر آ گیا۔ مطالبہ پاکستان کو میں نے دل میں بٹھا لیا۔ اپنی غربت اور اپنی ذمہ داریوں کو نظر انداز کر کے میں جس طرح اس تحریک پہ کام کر رہا ہوں وہ آپ دیکھ رہی ہوں گی۔ مگر یہ خیال کئی بار دل میں آیا کہ میں اس جہاد میں قرآن اور خدا کی عظمت کے لیے شریک نہیں ہوا۔ مجھے پاکستان کے متعلق یہ باتیں پسند آئی ہیں کہ یہ اللہ کی سرزمین ہوگی جہاں اسلامی قانون ہوگا، ہندوؤں سے لی ہوئی رسمیں اور بیہودہ رواج ختم ہو جائیں گے، انسان پر حکمرانی نہیں کرے گا، کوئی کسی کا حق نہیں مارے گا، معاشرہ شریعت کے اصولوں کے پابند ہوگا اور اس پر جہیز بھی کی پابندی نہیں ہوگی، اسلامی اصولوں کے تحت جہیز کی لعنت ختم ہو جائے گی، پھر کوئی لڑکی گھر میں بیٹھی بارات کے انتظار میں پڑی نہیں ہوگی، کوئی غریب باپ اور کوئی مجھ جیسا بھائی بہنوں کے جہیز کے لیے فاقے نہیں کرے گا۔ مجھے شاید پاکستان کا یہی پہلو اچھا لگا ہے۔ میری دونوں بہنیں سونے کے زیورات اور قیمتی کپڑوں کے بہت سے جوڑوں اور ہزاروں روپے کے لیے سامان کے بغیر بیاہی جائیں گی اور میرے بڑے باپ کی کمر سیدھی ہو جائے گی اور میری ماں کے بال اتنی تیزی سے سفید نہیں ہوں گے۔ کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ پاکستان کے حصول کے لیے اسی لیے دیوانہ ہوا جا رہا ہوں کہ میں سستے داموں ذمہ داریوں سے فارغ ہو جاؤں گا، مجھے روزگار بھی مل جائے گا۔ میں نوکری کی کوشش کر چکا ہوں، کہیں نہیں ملی، جنگ ختم ہو چکی ہے، جو عارضی محکمے صرف جنگ کے لیے بنائے گئے تھے وہ توڑے جا رہے ہیں، فوج سے لوگ نکالے جا رہے ہیں۔ میٹرک کے بعد میرا ارادہ نوکری بھی کروں گا اور پڑھوں گا بھی، مگر بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ میں مسلمان ہوں، سرکاری اور غیر سرکاری ادارے ہندوؤں کے ہاتھ میں ہیں، وہ مسلمانوں کو نوکری نہیں دیتے۔ میں جہیز نہیں بنا سکتا اور میں اپنی بہنوں کو کسی ایسے گھر میں نہیں بھیج سکتا جہاں جہیز کا مطالبہ نہ ہو، مگر کھانے کو انہیں کچھ نہ ملے اور ساری عمر یہ تانے بھی سنتی رہے کہ ساتھ کیا لائی ہے۔ میں اتنی جلدی پاکستان بنانا چاہتا ہوں جتنی قائد اعظم کو بھی توقع نہیں۔ آپ نے افسوس کا اظہار کیا تھا، میرے سامنے میری بہنیں آ گئی تھی۔ اب آپ کہتی ہیں کہ آپ کی منگنی ہو گئی ہے لیکن آپ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے آپ کے افسوس پر افسوس ہوا تھا۔ ایک میری بہنیں ہیں جن کی شادی معلوم نہیں ہوگی یا نہیں، ایک آپ ہیں شادی ہو رہی ہے اور آپ انکار کر رہی ہیں۔ آپ کے والد کو جہیز کا غم نہیں، برادری کی دعوت کے اخراجات کا غم نہیں، رشتے کے پیغام آیا اور منگنی ہو گئی۔ وہ بہت دیر ایسی باتیں کرتا رہا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ خود غرض نہیں ہے، اس کا جہاد اپنی ذات اور اپنی بہنوں کے لیے نہیں، خدا کے لیے ہے۔ اس نے مجھ سے کہا اگر پاکستان مل گیا تو کیا آپ کو یقین ہے کہ وہاں کوئی فاقہ نہیں کرے گا اور جہیز کا بھوت قوم کے سر سے اتر جائے گا؟ میں نے اسے یقین دلایا تو اس پر خاموشی طاری ہوگی اور پھر ہم گھروں کو چلے گئے۔ میں رات کو اس کے متعلق سوچتی رہی۔ بہنوں کی شادی اس حد تک اس کے ذہن میں سوار تھی، وہ مجھے سمجھتا تھا کہ وہ جنگ آزادی میں بھی بہنوں کے سہاگ کے لیے لڑ رہا ہے۔ میری رائے ایسی نہیں تھی کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ وہ جان باز جوان تھا، انگریز اور ہندو کو اپنا اسلام کا دشمن سمجھتا تھا اور اس کا کردار اسلام کا تصویر تھی۔ میری شادی کا دن مقرر ہو گیا، صرف 10 دن باقی تھے۔ جنگ آزادی فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ میں جب سوچتی تھی کہ میری شادی اس وقت ہو رہی ہے جب میرے ساتھیوں پر لاٹیاں برس رہی ہیں اور وہ گرفتار ہو رہے ہیں تو میرے دل میں تیر اتر جاتا تھا۔
इसी जहनी कैफियत में मेरी शादी हो गई। दुल्हन बनने को जी नहीं चाहता था। सहेलियों ने बनाया, संवारा और सजाया, और मैंने बरादरी में वालिदैन की इज्जत रखने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। दूल्हे के पास पहुंची तो उसने पहला हुक्म ये दिया कि आज से तुम्हारी सियासी सरगर्मियां ख़त्म हैं और अब तुम पाकिस्तान का नाम नहीं लोगी। तुम जब मैके जाओ तो मैं ये ना सुनूं कि तुम मुस्लिम लीग या स्टूडेंट फेडरेशन के दफ्तर में गई हो। अभी तुम्हारे यहाँ इलेक्शन होने वाला है, तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का एक भी वोट मुस्लिम लीग के बॉक्स में ना जाए। मैं पहले जली बैठी थी, मुझसे बर्दाश्त ना हो सका। मैंने कहा, आपको मेरे जिस्म का मालिक बनाया गया है, मेरे ईमान का नहीं। मैं ऐसी कोई पाबंदी कबूल नहीं करूंगी। बहुत देर इस मसले पे झिक-झिक होती रही। वो पहली जंग अजीम के एक रिटायर्ड रसालदार का बेटा था। अंग्रेजों ने इस घराने को वफादारी के बहुत इनाम दिया था। मेरे दूल्हे की तालीम कुल 9 जमात थी। उसने मुझे अपनी लौंडी समझा और रात भर लौंडियों जैसा सलूक किया। मेरी बात समझना तो दरकिनार, उसने उस पर गुस्सा झाड़ दिया कि मैं बात करके उसकी गुस्ताखी के मर्तकब हो रही हूँ। वो मुझे हुक्म दे रहा था। उसने ये भी कहा, मेरी जागीर में किसी को जुर्रत नहीं कि पाकिस्तान के नाम पर पर्ची डाले। मैं आखिर लड़की थी, इसका कुछ ना बिगाड़ सकी। रात गुजार दी, लेकिन दिल नफरत से भर गया। दूसरे दिन इसके बूढ़े बाप ने मेरे सर पर हाथ फेर कर कहा, मैंने तुम्हारे बाप को समझा दिया था कि अंग्रेज से तुम लोग टक्कर नहीं ले सकते। तुमने देखा नहीं कि अंग्रेज ने अभी भी जर्मनी जैसी ताकतवर मुल्क को शिकस्त दे दी है। मुख्तसर ये कि मेरे पहले फेरे घर आई तो मैंने अम्मी से कह दिया कि मेरे टुकड़े कर दो, ससुराल नहीं जाऊंगी। अब्बा जान परेशान हुए। मैंने इन्हें सारी बात कह सुनाई। भाइयों ने मेरा साथ दिया। अब्बा जान की रोशन ख्याली बेदार हो गई और मुझे कुछ शय मिल गई। अल्लाह का करना यह हुआ कि दुल्हा मियाँ मुझे लेने आए। मैं बाहर गई थी, हमीद से मुलाकात होती। उसने खुशी का इजहार किया, लेकिन उसी खुशी में दुख का रंग ज्यादा था। हम दोनों काम में मसरूफ हो गए। उसी रोज बहुत सी लड़कियां इलेक्शन के लिए सिलसिले में जमा थी। अचानक मेरा दूल्हा आ गया और इशारे से मुझे बाहर बुलाया। कहने लगा, मैंने तुम्हें जिस काम से रोका था तुमने वही काम किया। मैं जा रहा हूँ, अगर मेरे साथ रहना है तो अभी चलो और ये काम हमेशा के लिए दिमाग से निकाल दो। मैंने जवाब दिया, फिर बेहतर ये है कि आप मेरे बगैर चले जाएं। वो गुस्से से पकारता हुआ चला गया। मैं घर आई तो अम्मी रो रही थी। अब्बा जान खामोश बैठे थे। अम्मी के मुंह पे तो जो आया उन्होंने कह डाला। अब्बा जान मुझे कमरे में ले गए और तहम्मुल से पूछा, खाविंद के साथ मेरी क्या बातें हुई हैं। मैंने इन्हें इसकी पहली मुलाकात यानी शब अरूस की बातें सुना दी। अब वो पार्टी के दफ्तर मुझे जो कह आया था वो भी बता दिया। अब्बा जान की भी कुछ सोशल हैसियत थी। इनकी गैरत की रग फड़क उठी। मुझसे पूछा, अगर मैं इन लोगों के खिलाफ डट जाऊं तो तुम्हें एतराज तो ना होगा। मैं उनकी जुबान से यही अल्फाज सुनना चाहती थी। मैंने जवाब दिया कि मुझे एतराज नहीं, खुशी होगी। ये लोग हमें अपना इस हद तक गुलाम बनाना चाहते हैं कि हमारे दीन और ईमान को भी अपने रंग में मसनह कर देना चाहते हैं। अब्बा जान ने बताया कि मेरा खामिन इन्हें धमकियां देके गया है कि लड़की स्टूडेंट फेडरेशन से अलग ना हुई तो इसे तलाक दे दी जाएगी। उसी वक्त मैं समझती थी कि ये सलूक मेरे साथ हो रहा है। अब्बा जान ने बताया कि चंद और घरों में भी ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। सियासी इख्तिलाफात पर तलाक़ें हो गई हैं। मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि कौम में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अंग्रेज़ी हुकूमत के अलावा कांग्रेसी का पैसा खाकर तहरीक पाकिस्तान तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये था कि मुतालबा पाकिस्तान की मुखालफत सिर्फ गैर मुस्लिम नहीं कर रहे, बल्कि हमारी अपनी कौम में हमारे दुश्मन मौजूद थे। ये आप बीती आगे चलाने से पहले ही मैं आपको एक मुशाहिदा पेश करना चाहती हूँ कि एक ये कि हमारी अपनी सफ़ों में हमारे जो मुखालफिन थे, इन्हें मैंने पाकिस्तान में आकर उसी सफ़ में देखा और देख रही हूँ जो सफ़ आप अपने आप को पाकिस्तान का बानी कहती है। कायदे-आज़म उस वक्त बुरा कहने वाले आज पाकिस्तान में सियासी मफाद परस्ती की खातिर हर बयान और हर तकरीर में कायदे-आज़म के हवाले देते हैं। दूसरी बात यह कि आज जब कौम में जंग आज़ादी वाला जज्बा दब गया है, मैं आप बीती पे गौर करती हूँ तो कई बातें गैर हकीकी नजर आती हैं। तस्लीम करने को जी नहीं चाहता। एक बाप अपनी बेटी को तलाक दिलवाने की बातें कर रहा था, जैसे उसने 2 ही रोज पहले
डोली में बिठाया था और एक नई नवेली दुल्हन इतने ज़्यादा दौलतमंद जागीरदारों को ठुकरा रही थी। लेकिन ये सब हकीकी है, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं बीती, ऐसे बहुत से केस हुए थे। इसके बाद मैं ससुराल नहीं गई। उधर धमकियाँ भी आती रही और सुलह सफाई कराने वाले भी आते रहे और वो लोग इस किस्म के बहुतान तराशी भी करते रहे कि लड़की आवारा और बदकार है। मेरे अब्बा जान जिस महकमे में थे वहाँ से इन्हें गुंडागर्दी के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ मिल सका था। मैंने हमीद को ये वारदात सुनाई तो उसके आंसू निकल आ गए। कहने लगा, आपके यहाँ शादी एक खेल है, मेरे यहाँ शादी कभी न हल होने वाला मसला। उस वक्त वजारत के खिलाफ मुजाहरे बाकायदा मार्को की सूरत इख्तियार कर गए। हम इलेक्शन जीत चुके थे। अंग्रेज होगी। फिर 3 जून 1947 की शाम बरसगीर की तकसीम का ऐलान हो गया। कौम ने मैदान मार लिया। खुदाए जुल जलाल ने वो दिन भी दिखाया जब हमने आज़ाद कौम की हैसियत से अपने परचम को सलामी दी। इसके साथ ही महाजरीन का सैलाब आया। तुलबा और तालबात ने उनका इस्तकबाल और देखभाल में मसरूफ़ हो गई और किसी मसले का और गर्दोपेश का होश न रहा। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था। मेरे घर का मसला ये था कि मेरा खामिन मुझे तलाक नहीं दे रहा था। मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती थी। चपकलिश इतनी बढ़ गई कि समझौते का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मेरे अब्बा जान की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते थे क्योंकि ऐसे केस सिविल कोर्ट में जाते हैं जहाँ फैसले होने तक इंसान बुढ़ा हो चुका होता है। अब्बा जान ने ज़िले के पहले मुसलमान डिप्टी कमिश्नर से बात की। ये मेरे लिए अजीब था कि डिप्टी कमिश्नर मुसलमान भी हो सकता है। ये मुसलमान डीसी पाकिस्तान का शदाई था और पक्का मुसलमान। पाकिस्तान नया नया बना था, कायद-ए-आज़म जिंदा थे और जज्बे अभी तरोताज़ा थे। डिप्टी कमिश्नर ने मेरे ससुर, मेरे खाविंद, मेरे अब्बा जान को और मुझे अपने दफ्तर बुलाया। अब्बा जान उसे सारी बात सुना चुके थे। हम सबका आमना सामना हुआ। उसने मेरे खाविंद और ससुर को बहुत ही जलील किया। मेरे खाविंद ने कहा वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है। डिप्टी कमिश्नर ने मुझसे पूछा, बेटी तुम क्या जाना चाहती हो? मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, तलाक। मैं इन लोगों की सूरत भी नहीं देखना चाहती। डिप्टी कमिश्नर ने एक कागज़ और अपना कलम मेरे खाविंद के आगे रखकर कहा, तलाक लिखो और हक महर की आधी रकम अदा करो। खाविंद ने बरखुदारी से तलाकनामा लिख दिया। मेरे ससुर ने खिफत मटाने के लिए मुझे याद नहीं क्या कहा कि डिप्टी कमिश्नर ने गरज कर कमरा हिला दिया। उसने कहा, निकल जाओ यहाँ से मीर जाफरों, तुम्हारे आका यहाँ से चले गए हैं। हथकड़ियाँ लगाकर जेल भिजवा दूंगा। डिप्टी कमिश्नर के होंठ कांप रहे थे और उसकी आंखें सुर्ख हो गई थी। मेरे आंसू बह निकले। मैं इसी कैफियत में वहाँ से निकल आई। आज कौम इस किस्म के डिप्टी कमिश्नरों को ढूंढ रही है। ये दरअसल धौंस थी। डिप्टी कमिश्नर को मालूम था कि कानूनी चारा जोई बड़ी ही तवील और सब्र आज़मा तरीका है। उसने ज़रा सी देर में मेरा मसला हल कर दिया। दूसरे दिन मेरे ससुराल से 5,000 रुपया आ गया। कौम चूँकि जहाज़ से फारिग हो चुकी थी और नई सरगर्मियाँ ढूंढ रही थी, इसलिए मेरे जानने वालों ने ये सरगर्मी इख्तियार कर ली कि मुझे मौज़ूई सुखन बना लिया और ये मशहूर कर दिया कि इस लड़की की आवारगी के जुर्म में तलाक मिली है। मुल्क की चारदीवारी मुकम्मल करके कौम अपनी चारदीवारी के असर रंग में वापस आ गई। जहाँ मेरे रिश्ते की बात होती वहाँ ये मसला खड़ा कर दिया जाता कि लड़की मुतल्लका है, लिहाजा साबित किया जाए कि लड़की बदचलन नहीं। कभी कभी तो मैं जल भुन जाती और भाइयों से कहती, हमें जहादे आज़ादी का ये सिला मिलना था। मुझे भाई संभाल लिया करते थे। अम्मी की जज्बाती हालत बहुत बुरी थी। बहुत कोशिश के बावजूद उनकी हालत और ज़हनी हालत बिगड़ती चली गई। 2 साल बाद मेरी दूसरी शादी हो गई। घराना अच्छा था, खाविंद भी अच्छा मिला। पहली रात उसके पूछने पे मैंने उसे पहली शादी की सारी वारदात सुनाई। उसने उसके जवाब में मुझे इस किस्म की 3 कहानियाँ सुना दी। वो 1946 में दिल्ली में था जहाँ उसने तहरीक पाकिस्तान जोश खरोश से काम किया, जिस तरह हमने किया था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरी अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत अच्छी साबित हुई। मेरे घर में बच्चों की रौनक आ गई, मगर पाकिस्तान की रौनक उजड़ती गई।
उस पाकिस्तान का तस्वुर ही गड़बड़ होता गया जिसकी खातिर हमने जंग आज़ादी लड़ी थी। और एक रोज़ तो मेरे आंसू निकल आए। ये 1946 का जिक्र है, ये 1964 का जिक्र है। अयूब खान का दौर हुकूमत था। मैंने अखबार में एक तस्वीर देखी। अयूब खान देहाती इलाके के दौरे में किसी ट्यूबवेल का या ट्यूबवेलों की स्कीम का इफ्तिताह करने गया था। तस्वीर में मेरे पहले खामिद अयूब खान के शाना बशाना खड़ा था। तस्वीर के नीचे उसका नाम लिखा था और नाम के साथ उसका कोई बड़ा माशरती रुतबा भी लिखा था। मुझे याद नहीं रहा कि क्या था। पाकिस्तान की मुखालफत करने वाला इंसान और उसके ख़ानदान अब पाकिस्तान के बादशाह के मंजूर नज़र और मुअज़्ज़िज़ फ़र्द था। अयूब खान का दौर ख़त्म हुआ तो ये इंसान और उसके ख़ानदान अयूब के मुखालफिन का मंजूर नज़र और मुअज़्ज़िज़ फ़र्द बन गया। पिछले साल इन्हीं दिनों का वाक़या है कि मैं अपने मेके गई। औरत ज़ईफ़ हो जाए तो उसका दिल अपने मेके की मोहब्बत मानद नहीं पड़ती। यही हालत मेरी रहती है। वहाँ अब्बा जान नहीं, अम्मी भी नहीं। 2 भाई अपने बीवी बच्चों के साथ एक ही घर में रहते हैं। घर खासा कुशादा है, इन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होती। मैं घर गई तो कमरों का सामान सहन और बरामदों में बिखरा हुआ था। हर तरफ सफ़ेदी के छींटे थे। मेरी भाभियाँ उकताई हुई थी, कहने लगी 15 रोज़ हो गए हैं यहाँ सफ़ेदी हो रही है। मेरे भाइयों ने सिर्फ एक आदमी को लगा रखा है जिसके साथ एक मज़दूर है। भाइयों से कई बार कहा गया है कि एक और आदमी बुला लो और काम ख़त्म कराओ, लेकिन दोनों कहते हैं कि यही एक आदमी काम करेगा। इसे दोनों वक्त की रोटी भी खिलाते हैं और पैसे अलग देते हैं। सफ़ेदी करने वाला बूढ़ा भी है और इसका एक हाथ बेकार भी है। मुझे तैश आया। दोनों भाई दफ्तर गए हुए थे। मैंने सोचा कि मैं चंद दिनों की तफरीक के लिए आई हूँ और ये घर का हाल है। सफ़ेदी वाला कमरे में लगा हुआ था। मैं बरामदे में गई और मज़दूर से कहा इसे बाहर भेजो। मैं उसे कहना चाहती थी कि कल से तुम ना आना, हम सफ़ेदी करने वाला कोई और बुला लेंगे। मज़दूर उसे बाहर बुला लाया। मैंने उसे एक नज़र से ऊपर से नीचे तक देखा। उसके सर और चेहरे पे चूने के छींटे थे। वो खासा बूढ़ा था, बाल सफ़ेद हो चुके थे। उसका बायां बाजू मुड़ा हुआ था। उसके हाथ की 3 उंगलियां अंदर को मुड़ी हुई थीं। बड़े मियाँ, तुम सफ़ेदी जल्दी नहीं कर सकोगे, मैंने उसे कहा। उसने अपना बायां बाजू मेरे आगे करके कहा, आधा आदमी हूँ, इन लोगों ने करम किया और मेरा रोज़गार लगा दिया। अगर आप चाहती हैं तो वो फ़ौरन चुप हो गया और फटी फटी नज़रों से मुझे सर से पाँव तक देखने लगा। इसके होंठों से मेरा नाम सरगोशी की तरह निकला और उसके साथ ही उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने पूछा, आप कब आई? मुझे याद नहीं रहा। ये घर आपका है? कितने साल गुजर गए? उसने सोचा और सोचकर कहा, 28। मेरे मुंह से चीख निकली, हमीद? नहीं हमीद, तुम नहीं हो सकते। क्यों? उसने मुस्कुरा कर कहा, मैं हमीद क्यों नहीं हो सकता? जहाँ सारी कौम का हुलिया बिगड़ गया है वहाँ अकेले हमीद के इस हुलिये में देखकर आप क्यों परेशान होती हैं? वो हमीद था, स्टूडेंट फेडरेशन और तहरीक पाकिस्तान का जानबाज और सरफरोश मुजाहिद। वक्त से पहले बूढ़ा हो गया था। वो तो मेरा हम उम्र था। इसके साथ जो बीती है वो इख्तिसार से यूँ है कि टवाना वजारत के ख़िलाफ़ मुजाहिरों के आखिरी दिनों में हमीद लापता हो गया था। अब पिछले साल इस हाल में इससे मुलाकात हुई तो इसने बताया कि जुलूस पर लाठी चार्ज हुआ तो वो भागने की बजाय आगे चला गया। इसके साथ चंद और नौजवान भी थे जो इसलिए आगे गए थे कि आगे स्कूल के बच्चे थे, उन्हें पुलिस की लाठियों से बचाना था। हमीद ने 13-14 साल की उम्र के एक बच्चे को देखा, वो गिर पड़ा था और एक कांस्टेबल उसे मारने के लिए लाठी ऊपर कर ली थी। हमीद ने पीछे से लाठी पकड़कर खींची तो कांस्टेबल पीछे को गिरा और लाठी हमीद के हाथ में आ गई। किसी ने बच्चे को उठा लिया। हमीद ने गुस्से में आकर लाठी कांस्टेबल के सीने पर मारी और उसकी 3-4 पसलियाँ तोड़ दी। हमीद के सर और बाजू पर फिर जाने कितनी लाठियाँ पड़ी। 2 रोटियों और 1 प्याज पर जिंदा रहने वाला नौजवान बेहोश हो गया। होश में आया तो वो किसी थाने में था जहां इसे बड़ी भयानक अज़ीज़ें दी गईं। इनसे इसका दिमाग बिगड़ गया। इसे कुछ याद नहीं जिस पाकिस्तान के हसूल के लिए वो जिस्मानी और जहनी लिहाज से मफलूज हो गया था। वो कब मारवज़े वजूद में आया, किस तरह आया, क्या हुआ? अगस्त 1947 के बाद जेल खानों से तमाम सियासी वर्कर रिहा हो चुके थे, लेकिन हमीद को पागल करार देकर रिहा ना किया गया। वो जब बाहर आया तो पाकिस्तान की उम्र 3 साल हो चुकी थी। दिमाग सही नहीं था, लेकिन कभी कभी वो अपने आप में आ जाता था। वो घर तक पहुंच गया जहां दुनिया ही बदल गई थी। घर में सिर्फ 2 बहनें थी, बाप भी मर चुका था, माँ भी।
ظاہر ہے کہ وہ بیٹے کے غم میں قبل از وقت مر گئے تھے۔ بہنیں دوسروں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ حمید کے دماغ کو یہ صدمہ لے بیٹھا۔ دماغ جو ذرا سا صحیح ہوا تھا وہ بالکل ہی بگڑ گیا۔ تقریباً 1 سال پاگل پن کی کیفیت میں رہا۔ اتفاق سے اسے گجرات کا ایک لڑکا مل گیا۔ اس لڑکے نے اسے بڑھی ہوئی داڑھی اور بگڑے ہوئے حلیے کے باوجود پہچان لیا۔ یہ اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا لڑکا تھا، کالج سے فارغ ہو چکا تھا۔ اس کا کوئی عزیز ڈاکٹر تھا۔ وہ حمید کو اس ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور اس کا سارا پس منظر بتایا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا بازو مستقل طور پر بیکار ہو چکا ہے۔ بازو کی کوئی ایک اہم رگ ماری گئی ہے جس سے بازو اور انگلیاں ٹیڑھی ہو چکی ہیں۔ دماغ کے متعلق ڈاکٹر نے کہا وہ ٹھیک کر دے گا۔ چنانچہ ڈاکٹر نے اس کا مفت علاج کیا، طاقت کے انجیکشن بھی دیے اور 6 مہینوں میں سے ٹھیک کر دیا۔ مگر اس وقت تک وہ حمید جھلا کے نام سے مشہور ہو چکا تھا۔ گجرات کے لڑکے اسے مالی مدد پیش کی جو حمید نے قبول نہیں کی۔ اس نے ہوش میں آتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ مکان بیچ کر دونوں بہنوں کی شادی پاکستان میں منہ مانگے جہیز کے ساتھ کر دی، جس کے متعلق اس نے خواب دیکھا تھا کہ یہاں شریعت کے اصولوں کی حکمرانی ہوگی اور ندار بھائی اپنی بہنوں کے جہیز کے بغیر بیاہ کر سکیں گے۔ بہنوں نے اپنے ساتھ رکھنے کی پیشکش کی جس نے قبول نہیں کی۔ وہ خوش تھا کہ اس نے بہنوں کو بیاہ کر کر اپنے ماں باپ کی روحوں کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ 5 روپے ماہوار کرائے پر ایک جھگی میں رہنے لگا۔ اسے بازو کی معذوری کی وجہ سے کہیں بھی نوکری نہ ملی۔ اسے جاننے پہچاننے والے اسے بچوں کی ٹیوشنیں بھی نہیں دیتے تھے، کہتے تھے جھلا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کا دماغی نقص پوری طرح ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ میرے ساتھ اچھی بھلی باتیں کرتے کرتے وہ ذرا سی دیر کے لیے بہک جاتا اور پھر سنبھل جاتا تھا۔ آخر اس نے مزدوری شروع کر دی۔ جہاں کہیں 2 روٹیوں اور 1 پیاز کے لیے کوئی بھی کام پر بلاتا وہ کر لیتا۔ پھر سفیدی کا کام شروع کر دیا۔ یہ بھی اسے کم ہی ملتا تھا کیونکہ ایک بازو سے وہ تیزی سے کام نہیں کر سکتا تھا۔ گزشتہ سال میرے بھائیوں نے اسے دیکھ لیا، انہیں حمید نے پہچانا تھا۔ وہ اسے ساتھ لے آئے اور کہا خواہ 3 مہینے لگ جائیں اس گھر کی سفیدی تم ہی کرو گے۔ اس نے مجھے کہا آپ کے بھائیوں نے میرا ایک اصول توڑ دیا ہے، مجھے زبردستی 2 وقت کی روٹی کھلاتے ہیں۔ میں 2 روٹیوں اور 1 پیاز کا عادی ہوں، آپ انہیں کہیں میری عادت نہ توڑیں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا آپ رو رہی ہیں، آپ ہنستی کیوں نہیں ہیں، میرا حوصلہ بڑھاتی کیوں نہیں ہیں۔ میں نے چونے سے لتھڑے ہوئے اس کا بایاں ہاتھ جو اس نے پاکستان کے نام پر قربان کر دیا تھا دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر دیوانہ وار چوما۔ میں اور کیا کر سکتی تھی؟ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ میرے ساتھ چلے اور باقی عمر کام کے بغیر آرام و سکون سے گزارے، مگر اس نے جن الفاظ اور جن لہجے میں پیشکش ٹھکرائی میں جرت نہ کر سکی کہ اصرار کروں۔ میں اپنے فرائض ادا کر چکا ہوں، اس نے کہا۔ قوم نے ایک فرض سونپا تھا اور ادا کر دیا، ماں باپ ایک فرض سونپ گئے تھے، ادا کر دیا۔ اگر خدا نے مجھے زندہ رہنے کا فرض سونپا ہے تو 2 روٹیوں اور 1 پیاز پر زندہ رہ کر یہ فرض بھی وقار کے ساتھ ادا کر رہا ہوں۔